बढ़िया मैम। बढ़िया। बच्चे कम क्यों हैं आज? दो बच्चे कम लग रहे हैं मुझे। कहाँ रह गए? हम्म। देखो बच्चे, जिसने पढ़ना है ना वो रोज क्लास ज्वाइन करेगा, ये बात मैसेज दे देना जो स्टूडेंट आज नहीं आए हैं उनको। ठीक है? बिकॉज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो डेली क्लास लगानी जरूरी है। ठीक है? अब मुझे सेकंड क्वेश्चन ये बताओ कि आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी और टेस्ट दिया था, सब हो गया? आपकी एक्सरसाइज कहा था करने को, क्वेश्चन करने को कहा था? किसी ने मेरे को यस मैम। भेजा तो है नहीं किसी ने मुझे। चेक किया था आपने? मार्क्स चेक किए थे आपने? यस मैम। मैम सोल्व तो सारा हो गया था मैम, एक डाउट था पर। अच्छा, तो डाउट के लिए मैंने सॉल्यूशन भी साथ दिया था, वो नहीं देखा आपने? मैम देखा था मैम, उसमें मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। और किसी मैम का तो कुछ? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बेटा। मैम ਜਿਹੜਾ प्रोविजन वाला क्वेश्चन नहीं सी मैम 6 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ क्वेश्चन पेपर, हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੱਲਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਨਹੀਂ सॉल्व ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ भी सी मैम नाले। वेरी गुड। अच्छा, तो लास्ट वाला हम देख लेंगे या फिर अलग से भेज दूं आपको कुछ उसका? एक बारी देख लेते हैं। वैसे तो बड़ा डिस्करेजिंग है कि एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चे मैम नहीं एक बोल डाउट और था। हम्म। मैम बुक में ना जो आपने क्वेश्चन दिए ने थे भी मतलब पिछले ईयर मैम करने थे हमने, मैम उसमें ना डेप्रीजन वाला क्वेश्चन था एक, मैम वो समझ नहीं आया बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, जो आपको समझ नहीं आया दोबारा करवाया जाएगा। ठीक है? ओके मैम। हम्म। पहले हम वो निकाल लें, 100 मार्क्स वाले में से देख लें जो आपका डाउट है। यस मैम। बेटा और किसी ने कुछ नहीं किया? सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं कि हाँ जी बस हम तो सुन रहे। मैम आपने बुक के सम दिए थे और साथ में पढ़ने को दिया था, वो मैंने लर्न और मतलब क्वेश्चंस जो है थ्योरी वाले और साथ में जो क्वेश्चंस मतलब दूसरे न्यूमेरिकल्स वो भी सॉल्व करके देख लिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा पता है क्या है, जैसे आपका 2-3 दिन का गैप आ जाता है बीच में, है ना? और सैटरडे संडे भी आ गया, उसमें उसके हिसाब से ही मैंने काम दिया था। तो तभी सारा काम इकट्ठा दिया था कि 2-3 दिन आपके पास है, आप एक एक काम रोज करोगे तो हो जाएगा, है ना? पर चलो कोई नहीं। अब आगे अब जो रह गया वो तो छूट ही गया समझो, वो दोबारा करने का टाइम कब मिलेगा आपको? अब तो जैसे अब इस बच्ची का प्रॉब्लम है तो वो पूछ रही है, जिसने नहीं किया उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो क्या पूछेगा? बाद में प्रॉब्लम आएगी फिर पूछ कहोगे कि मैडम ये नहीं समझ आ रहा मैडम। ये वाला कह रहे हो बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ वाला कह रहे हो या डेप्रिसिएशन दोनों समझाने हैं? नहीं मैम, मैम फिफ्थ तो हो गया मेरा सारा मैम, इजी था अच्छा, ये तो। सिक्स मैम, गुड। 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। मैम परफॉर्मे के साथ करवा देना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वो कहते फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2026 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ओके। 31st March को बिफोर एडजस्टमेंट आपके 5,20,000 के डेटर्स हैं। सबसे पहले तो ये देखो, 5,20,000 के आपके डेटर्स हैं। ठीक है? उसमें से 20,000 के तो बैड हो गए, वो तो सीधा माइनस हो जाएगा। ठीक है? और वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा आपका। अब आपका जो प्रोविजन है वो बनाना है आपने 5%, बाकी रह गए हमारे 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 5% बनेगा 25,000 रुपए। वो हमने नया प्रोविजन बनाना है। पुराना प्रोविजन है हमारे पास 22,000 का। अब देखो, हमने 25,000 का प्रोविजन बना दिया 5 लाख में से। पहले वर्किंग को देखो, यहाँ पर देखो,
पहले कैलकुलेशन को देखो। 5,20,000 के आपके डेटर हैं, उसमें से 20,000 बेड डेट हो गए, बच गए 5,00,000। 5,00,000 के ऊपर हमने डाउटफुल डेटर का प्रोविजन बनाना है 5%, 25,000 बच गया, बन गया। बाकी रह गया 4,75,000। हमने पढ़ा था ना कि डिस्काउंट के लिए हमें दोनों चीजें लेस करनी है, बेड डेट भी और प्रोविजन भी। अब जो 4,75,000 रुपए हमारा बच गया, उसके ऊपर हमें 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 9,500। तो बैलेंस शीट में जो हम डेटर दिखाएंगे वो 4,65,500 रुपए के दिखाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको बेटा? यस मैम। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इसने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में दिखा दिया और आप ये चाहते हो कि मैं आपको इसको लेजर के फॉर्मेट में दिखाऊं, ठीक है? यस यही चाहते हो ना आप? यस यस। ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। वो कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आफ्टर डिडक्टिंग द न्यू प्रोविजन सन्ड्री डेटर। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट। देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या है उसने, बोलो बच्चे। कैलकुलेट द कैलकुलेट अमाउंट द ऑफ। अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन पूछी है, पहली बात उसने आपसे लेजर नहीं पूछी। कौन सी कैलकुलेशन पूछी है कि जो प्रॉफिट आप जो चार्ज करोगे आप किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यही पूछा ना उसने, ठीक है? यस मैम। अब मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगी। पहला मेथड इसने जो दिया हम वो देखते हैं। हमारे पास नया प्रोविजन, ये ना फॉर्मेट आप याद कर लो, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है? ये फॉर्मेट आपको याद करना है, समझ लो ये भी आपका फॉर्मेट है। अगर कैलकुलेशन आती है तो हमने इसी तरह से चलना है। सबसे पहले हमने लेना है न्यू प्रोविजन, उसमें ऐड करना है फर्दर बेड डेट्स जो इसने किए हैं, ठीक है? और लेस करना है हमने ओल्ड प्रोविजन, ठीक है? तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 23,000 रुपए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। पहला पार्ट हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि उसका हमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो जो हमारा प्रोविजन 9,500 बना है हम पूरा डाल देंगे। तो टोटल मिला के आपका 23,000 प्लस 9,500 32,500 आ गया। ये बात क्लियर होगी पहले इस मेथड से? यस मैम। अब जब आपको अगर डिस्काउंट फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला भी सारा कुछ दिया हो कि नया प्रोविजन दिया हो, ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना डिस्काउंट दिया और पुराना प्रोविजन इतना था, तो ये जो आपकी पहली 3 लाइनें है ना हमारी, न्यू प्रोविजन, एड फर्दर डिस्काउंट, बेड डेट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, लेस ओल्ड प्रोविजन, ये 3 लाइनें हमारी प्रोविजन के लिए भी एज इट इज बन जाएंगी। और फिर नेट चार्जेस उसका भी आ जाएगा चौथी लाइन में, वो हम आंसर में लिख देंगे। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। ये थोड़ा इजी यस इसलिए मैम। है क्योंकि इसमें डिस्काउंट का इसने ना तो ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है, ना हमें ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना डिस्काउंट दिया, तो हमें सिर्फ क्लोजिंग प्रोविजन लेना है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इजी है। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ये 3 चीजें भी डाल दी जाएं, तो पहला पोर्शन आपका डिस्काउंट वाला 23,000 आ गया। इसी तरह आप दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला निकालोगे, पहला बेड डेट वाला, जैसे 23,000 आया ऐसे ही वो अमाउंट आ जाएगा। न्यू प्रोविजन ये आपको याद रखना है एज इट इज, न्यू प्रोविजन, ये दोनों ही फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो जब आपने कैलकुलेशन करनी है, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके 5,20,000 बिफोर एडजस्टमेंट है या आफ्टर एडजस्टमेंट है। अगर तो आफ्टर एडजस्टमेंट है फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। अगर बिफोर एडजस्टमेंट है तो आपको एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी है, देखो फर्दर बेड डेट आपने क्या करने हैं, लेस करने हैं, और न्यू प्रोविजन में, और जो न्यू प्रोविजन आप उसको लेस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर न्यू प्रोविजन बनाना है और वो लेस करना है, फिर जो बचेगा उसके ऊपर डिस्काउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। अब आता है आपका लेजर वाला फॉर्मेट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
आपको एक्सेल नजर आ रही है? यस मैम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक ये बनना है आपका, एक आपका बनना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है डेबिट क्रेडिट में, यहाँ पर डेट छोड़ दो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैं 4 कॉलम ही बनाऊंगी, ठीक है। डेट वगैरह मैं छोड़ रही हूँ, ओके। लेकिन आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है, मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है ना, समझ रहे हो? यस मैम, कोई बात नहीं। आपका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो 4 कॉलम दिखा रही हूँ जो जरूरी है। अब देखो जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि जो हमारा पुराना बैलेंस होता है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रोट डाउन जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, वो कितना है हमारा 22,000 है इस क्वेश्चन में, बोलो। यस मैम 22,000। यस मैम, 22,000। तो पुराना हमारा 22,000 है, जबकि इधर हमारा कुछ भी प्रोविजन नहीं है पुराना, ठीक है। देखो 9500 में तो सिंपल आएगा, हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9500, ठीक है। और इसको हम अगले साल के लिए बैलेंस लेके जाएंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना 9500 हम अगले साल लेके जाएंगे, और अगले साल में फिर बाय में यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 9500, इसलिए इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं। समझ आ गई ये बात है? यस मैम। यस अब मैम। हमारा करने वाला सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर हमने पहले प्रोविजन बनाया था, अब बैड डेट में है, जब बैड डेट होते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन, क्योंकि हमने बैड डेट का प्रोविजन बनाया हुआ है तो हम वहीं से उठाएंगे बाय बैड डेट्स। कितने हुए हमारे ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 थे बैड डेट्स, यस मैम, 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब हमने नया प्रोविजन बनाना है, ठीक है, और वो हमें निकालना है इस मेथड से, और इसमें हमने क्या कहा है उसने हमें कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 दिया, और क्या बोला है उसने, 20,000 हमारे हुए, नया प्रोविजन हमने 25,000 बनाना है, ठीक है। तो हमें नया प्रोविजन 25,000 चाहिए, वो हमने कैलकुलेशन में निकाल लिया, उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस, सॉरी 2 जाएगा ना, क्योंकि बैलेंस तो 2 में, क्लोजिंग बैलेंस 2 में आता है, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना लेके जाना है हमें, 25,000 बनाना है ना नया प्रोविजन, ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब जो बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा हमारा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इसका बैलेंस निकालो, देखो ये 20 और 25 कितना हो गया, 45,000, उसमें से 22 लेस करेंगे तो 23,000 बच गया हमारा, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। तो अब देखो हमारा फिर वही 23,000 ये प्लस 9500, ये दोनों जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, हो गया मैम जो क्लियर? 23,000 है, मैम जो 23,000 है वो 2 वाली साइड जाएगा।
नहीं बेटा, हाँ प्रॉफिट एंड दोनों टू वाली जाएंगे। देखो एंट्री देखो ना क्या बन रही है, इसको तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, प्रोविजन को तो डेबिट करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस को। हाँ जी मैम। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? यस मैम। अब नेक्स्ट कौन सा था आपका? नेक्स्ट कहाँ से समझाना था आपको? मैम बुक में था वो तो। अच्छा, बुक का कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हो गई बुक शेयर? यस मैम। कहाँ, कौन सा निकालना है इसमें से? 67 पेज नंबर में। 67, 66, ये है। नो मैम, मैं मेरी बुक में तो कुछ और है। आप बताओ कौन सा नंबर, बोलो एग्जाम्पल को। मैम एग्जाम्पल नहीं करनी मैम, सम है। मैम आगे या जाना थोड़ा सा, जहाँ पे मैम अनसॉल्वर दिए हुए हैं। अच्छा, अनसॉल्व्ड में आपकी प्रॉब्लम? यस मैम। तो ये बुक आप नई वाली उठाओ ना, इसमें तो क्वेश्चन ज्यादा है, फिर इसका मतलब ये सारे हैं आपके पास। यस मैम, नई बुक क्या है मैम, सर ने तो लिख दी थी। अच्छा, तो ये सारे इतने एग्जाम्पल हैं आपके पास? यस मैम। टोटल पेजेस कितने हैं आपकी बुक में? 87 मैम, 87। 67। यस मैम, ये क्वेश्चन था सेकंड वाला मैम। केके ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफ लुधियाना परचेज्ड 4 ट्रक्स 12,50,000 each on 1st July 2020. On 1st January 2023, one of the truck mess with massive accident. As a result, was completely destroyed. Insurance paid, company paid 7 lakh in full and final settlement of the claim. Okay. On the same day, company purchased a used truck for 8,70,000 and spent 1,30,000 on its overhauling. You are required to show the treatment of these transactions in the final accounts and the balance sheet of the KK Transport Company for the 3 years ending 31st March 2023 and give the company rights of depreciation at the rate of 20% straight line method. Okay. ये क्या कह रहा है यहाँ पर? आंसर रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा, ओके, इसने वैल्यू निकाल ली है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। अब बताओ, आपको पूरा क्वेश्चन बताऊं या फिर सिर्फ वैल्यू निकाल दूं इसकी? मैम तो जी कर समझा दो, मैं अपने आप काट लांगी। देखो बच्चे, आपने कब खरीदे ट्रक, पहले ये बताओ। डेट यहाँ मैटर करती है। 1 जुलाई मैम 1 जुलाई। 2000, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है? यस मैम। ओके, आपने खरीदा ट्रक, कितने खरीदे हैं? 4 मैम। और शेयर कर दो ना, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अब हो रही है एक्सेल शेयर? यस मैम। 4 ट्रक खरीदे आपने, हर एक ट्रक के आपका 12,50,000 रुपए का, ठीक है? टोटल ट्रक कितने हो गए? 12,50,000 इंटू 4, ये हो गए 50 लाख के। 37,50,000 ठीक है, में।
हैं? नहीं 50। 4 सॉरी ट्रक है? सॉरी मैम, सॉरी सॉरी मैम, तो गलती। ठीक ठीक किया है मैंने। हाँ जी मैम। ओके, आपकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च 2021 को क्लोज होंगी ना? ठीक है, कितने मंथ्स बन गए यहाँ से यहाँ तक? 9 मंथ्स हो गए। यस मैम 9 मंथ। अच्छा, डेप्रीसिएशन हमने लगानी है यहाँ पर। डेप्रीसिएशन लगेगी यहाँ, हम लगाएंगे पहले डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना? 20% है ना स्ट्रेट लाइन? यस मैम 20%। 50 लाख का 20%, और कितने मंथ्स का लगेगा? 9। 9 मंथ का मैम। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका 10 लाख टोटल बनता है। अगर मैं इसको निकालूं 9 के हिसाब से, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 9 मंथ्स 7 का ये लाख बनता 50 है। है। हाँ, ये कुछ मैंने गलती करते ना, 8 मैम लिख दिया। 7.5 लाख हो गई। 7.5 लाख हाँ का मैम, 7 लाख 50 है। समझ गई बेटा, समझ गई, मैं तो फॉर्मूला लगा रही हूँ। 7,50,000 आ गया। हाँ यस मैम। एक्सेल भी सीखा करो साथ साथ, आपके काम आएगी, एक्सेल में फॉर्मूला लगाने आने चाहिए। यस अब मैम। हमारा कितना बच गया? ये तो, ये मेरी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 7,50,000। वो यही पूछ रहा है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसने दोनों अकाउंट में पूछा है ना। ये कब? 31 मार्च 2021 को। और इसमें से जब मैं इसको लेस करूंगी तो बैलेंस शीट में मेरे पास आएगा, 42,50,000 मैम। ये मेरा बैलेंस शीट में आ गया। ठीक है, यस क्लियर मैम। हो गया? यस फिर मैम। मैंने पहुंचना है 31 मार्च 2022 को। ठीक है, यहाँ मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगाती हूँ इसके ऊपर। स्ट्रेट लाइन है तो 10 लाख ही लगेगा, ये बात तो समझते हो? यस हाँ मैम। जी, यस। हाँ जी तो मैम। पूरा 10 लाख ये लगेगा, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में फिर ये लेस हो जाएगा, 42,50,000 में से 10 लाख और लेस कर देंगे, 32,50,000 मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस ठीक मैम। है, अब आता है मेरा 31 मार्च 2023, लेकिन उससे पहले गड़बड़ हो गई। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को एक ट्रक खत्म हो गया। कब खत्म हुआ मेरा? 1 जनवरी को यहाँ मैम। 1 जनवरी 2023 को जब एक ट्रक में गड़बड़ हो गई, तो सिंपल सिंपल मैं यहाँ से एक ट्रक निकाल लूंगी। ये मेरी ट्रक 7 ट्रक की वैल्यूज है। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसमें से एक ट्रक की वैल्यू माइनस कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया मेरा 46 लाख, जो भी 4,64,000 मेरी उस ट्रक की डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, जो टूट गया, खराब हो गया यानी कि। ठीक है, मैम 60 ट्रक कहाँ से आए? हैं? दोबारा सॉरी, कितने समझाया थे? तो। 4 थे। यस सॉरी, यस मैम। और कर देते हैं, कोई बात नहीं। 8,12,500 का वो ट्रक था जो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो अब यस मेरे मैम। पास जो 3 ट्रक बचे, उनकी वैल्यू है 24,37,000। ये बात क्लियर होगी? यस मैम। अब मैंने उस ट्रक को निकाल दिया। अब मैंने ये देखना है कि 1 जनवरी तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी बन सकती है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे कितनी, अगर 4 ट्रकों पे हमारी कितनी आ रही थी? 10 लाख, तो एक ट्रक पे कितनी आएगी? 2.5 लाख। यस मैम। 2,50,000 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की है, 1 जनवरी को वो हुआ है, तो 9 महीने की लगेगी, यस मैम। इंटू 9 यस। डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 1,87,500 की डेप्रिसिएशन लग गई। ठीक यस है, मैम। अब जो ट्रक मेरा बचा, कितने का बचा? 6,25,000 की वैल्यू थी उसकी। जो ट्रक मेरा एक्सीडेंट में चला गया, उसकी वैल्यू कितनी थी? 6,25,000। यस मैम।
इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दिए 7 लाख, मेरा तो फायदा हो गया 75,000 का। यस मैम। खत्म कहानी। अब मैंने सेम डे को नया ट्रक ले लिया, उसके लिए मैंने 8,70,000 रुपए खर्च किए, 1,30,000 मैंने उसको लाने में खर्च किए। ये तो आपको पता है जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो जो लाने का पैसा होता है उसमें ऐड हो जाता है। 8,70,000 प्लस 1,30,000, 10 लाख का पड़ गया मुझे वो ट्रक। कितने का पड़ गया? 10 लाख का। 10 लाख का। अब मेरी टोटल ट्रक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 24 लाख के वो 3 ट्रक बचे थे मेरे, ठीक है। और प्लस का 10 लाख का मैंने नया ट्रक खरीद लिया, टोटल वैल्यू मेरी 34,37,000 हो गई। यस मैम। ये मेरे पुराने ट्रक्स हैं जो 3 बचे थे, और ये मेरा नया ट्रक है जो मैंने नया लिया। सेकंड हैंड लिया उससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो नया ही लिया है ना। यस ये मैम। मेरा टोटल हो गया। अब मुझे मैम निकालनी प्रॉफिट का, है, मैम जो प्रॉफिट आया है हमारा 75,000। उसको अलग से हम करेंगे क्योंकि वो तो उसकी अकाउंटिंग मैं बताऊंगी आपको, अभी तो तुम कैलकुलेशन समझो, ठीक है। ओके मैम। अब डेप्रीसिएशन लगेगा मेरा, जो मेरे 24,37,000 के ट्रक पड़े हैं 3, उनके ऊपर तो मेरा पूरा लगेगा 2.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख, ठीक है। यस ये किस मैम। पे हो गया? डेप्रीसिएशन ऑफ ओल्ड ट्रक्स। ओल्ड ट्रक्स का डेप्रीसिएशन हो गया मेरा। यस अब मैम। जो डेप्रीसिएशन मुझे न्यू ट्रक पे लगाना है, इस पे मैं कैसे लगाऊंगी ध्यान से देखना। 10 लाख के मेरे ट्रक हैं, ट्रक है 10 लाख का, इसके ऊपर 20% डेप्रीसिएशन। लेकिन ये ट्रक मैंने 3 महीने यूज किया, इसलिए 3/12, ये मेरा डेप्रीसिएशन आ गया 50,000। यस मैम। अब जो मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पर जो मेरी डेप्रीसिएशन लगा टोटल, वो मेरा लगेगा दिस 8 लाख। प्लस दिस, 8 लाख हो गया। अब मेरी यस जो मैम। बैलेंस बचेगा, ये 8 लाख कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यस मैम। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी जाएगा, मैं बताऊंगी अभी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में उसने पूरा पूछा ना आपसे, इस हर एक चीज के नंबर लगेंगे आपके। प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो ये 8 लाख जाएगा, प्लस एक जो ये आपने डेप्रीसिएशन लगाया, ये भी तो इसी साल का है ना, जो यस 1 मैम। जनवरी को लगाया। तो ये टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 9,87,500 का डेप्रीसिएशन जाएगा, ठीक है। एक ये जो यस मैम। 75,000 का प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना ये। यस मैम। ये हो गया। अब जो बैलेंस बचेगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा इस बारी की, वो क्या जाएगा हम वो निकालते हैं। देखो मेरे पास ट्रक हैं, अब ये दोनों मिला के मेरे पास ये है 34,37,500 के, ओल्ड और न्यू मिला के। यस मैम। और उसमें डेप्रीसिएशन 8 लाख का लगना है, तो मेरी बैलेंस शीट में 26,37,500 रुपए जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ आ गई आपको? यस मैम। आपका आंसर बेटा यही है, ठीक है। वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। अब हाँ जी। आपका जो क्वेश्चन है कि हम आप 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ रहे थे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपने। अब आपके 2 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर भी, ध्यान से देखना आप लोग। मैं इसलिए बड़े प्यार से समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। एक आपका बनेगा ट्रक अकाउंट, और एक क्या बनेगा आपका? डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। मैं फिर से वही 4 कॉलम ही बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, ताकि टाइम बच जाएगा, ठीक है। पर यहाँ शायद मुझे ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेट भी चाहिए होगी ना इसमें तो, है ना। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं।
कौन सी तारीख को खरीदे थे हमने? 1 जुलाई को। 1 जुलाई यस 2020 को हमने ट्रक खरीदे। कितने के खरीदे थे हमने? मैम 50 50 लाख। लाख के। ठीक है। यस मैम। अब मैं नरेशन नहीं लिख रही इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं। 50 लाख के ट्रक खरीदे। यस मैम। अब 31 मार्च 2021 को मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाई। निकाली थी ना हमने, कितने की निकाली थी पहले साल की डेप्रिसिएशन? 7.5 लाख मैम। 7.5 लाख, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7,50,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, ठीक है। तो बैलेंस कितना बच गया मेरा? 42,50,000, 50। हाँ जी मैम। ठीक है। ये मेरा पहला साल खत्म हो गया। 50,000। अब डेप्रिसिएशन में क्या दिखाऊंगी मैं, देखो ध्यान से। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में 7,50,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा? 7,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया ये? यस मैम। और ये हमारा 42,500 जो बैलेंस बचा है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये पहला साल हो गया। अब हमने 1 अप्रैल 2021 को जब बैलेंस खोला, यहाँ पर मेरा 42,50,000 आ गया। यस मैम। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन का तो बैलेंस होता नहीं है। फिर मैं आई 31 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ मैंने फिर डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख का, यस मैम। और बच गया मेरा कितना? 32,50,000 रुपए। ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा, 32,50,000। ठीक हो गया ये? यस मैम। और इधर मेरा डेप्रिसिएशन में 10 लाख फिर आ जाएगा, जो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यस मैम। यहाँ भी खत्म हो गया ये। अब हम आते हैं 1 अप्रैल 2022, ठीक है। 1 अप्रैल, सॉरी, एक अप्रैल 2022 को मैं ट्रक उठा के लाई पिछले साल से 32,50,000, ठीक है। अब यस ध्यान मैम। से देखना, 1 जनवरी को मेरा एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। तो 1 जनवरी 2023 को पहले मैं उसका डेप्रिसिएशन उठाऊंगी, क्योंकि जब हम बीच में कोई ट्रक या मशीन बेचते हैं या खराब होती है, हमें उसका उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन उठाना होता है। जो मेरा था 1,87,000, कहाँ गया? यहाँ से मैंने हाइड कर दिया था। अनहाइड करते हैं इसको। क्या कर रहा है तुम मेरे से? CDEFGH, अच्छा यहाँ था। ये था मेरा 1,87,500 का डेप्रिसिएशन था इसके ऊपर। यस मैम। और डेप्रिसिएशन तो इधर ही जाएगा। 1,87,500 का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। ये भी मेरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगी साथ साथ, 1,87,500।
फिर मेरा वो इंश्योरेंस कंपनी ने 7 लाख मेरे को दे दिया, 7 लाख दे दिया। यस मैम। अब भाई ट्रक तो मेरा था कम का, मिल गए मुझे ज्यादा, कितने पैसे फालतू मिले प्रॉफिट एंड लॉस का? 75,000 मिले। यस मैम। अब हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, क्योंकि मेरी इनकम है, तो एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं डेबिट में डालूंगी वो 75,000। समझ आई? यस मैम। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 7 लाख यहाँ नहीं लिखने हैं, 75,000 भी नहीं लिखने, इसको डिलीट मारो। कितने के ट्रक था, कितने का वो ट्रक? 8,12,000 का। 6,25,000 वैल्यू बचती है ना उसकी, 1,75 निकाल के, है ना? यस मैम। तो यहाँ लिखो 6,25,000 रुपए। ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी का अलग अकाउंट बना लो, वहां पर आप लिखो 6,25 की वैल्यू, वो आपका मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि मान लो आपका ट्रक खरीद रही है, वो आपकी वैल्यू 6,25 है, वो आपको 7 लाख दे रही है, तो 75,000 रुपए का फायदा है। तो वैसे यस मैम। एंट्री तो यही बनती है जो मैंने आपको पहले बताई है, कि 7 लाख की जब चीज बिकती है, मशीन बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। यस मैम। 7 लाख की बिक गई, अब हाँ प्रॉफिट हो जी। रहा है मशीन को बेचने पे, तो एंट्री क्या करोगे? मशीन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यस मैम। यही एंट्री होएगी, यही बनती है एंट्री। अब यहाँ पर आपने नई मशीन खरीद ली, कितने की खरीदी हमने? 10 लाख की ली थी ना? यस मैम 10 लाख की। हाँ, अब ये 75,000 भी मेरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस। ठीक है। यहाँ पर मैंने सेम 1 जनवरी को, ये मेरा 1 जनवरी की एंट्री चल रही है, ठीक है? 1 जनवरी की, 1 जनवरी को ही मैंने मैम एक मशीन और खरीद ली। हाँ बेटा। मैम ट्रक डिस्ट्रॉय का अलग अकाउंट भी बना सकते थे ना हम? हाँ वही तो मैंने बताया था, जब मैं बीच में से बना रही थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया ना। वहां पे भी ले जा सकते थे, वहां आप सीधा उठा के इसका जो आपकी वैल्यू बन रही थी ना 8,50,000, वो ले जाओ, फिर उसको अलग से 8,12,500 ठीक है मैम। यहाँ से उठा के उसको अलग कर दो ना, सीधा एक पार्ट काट के अलग ले जाओ। हाँ जी मैम। बिल्कुल हो सकता था वो। ठीक है। ओके मैम। तो 10 लाख हमारा ये आ गया। फिर हम 31/3 को आते हैं। 31/3/2023 को हमने यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन लगाया, वो हमारा कितना बना था टोटल मिला के? 2.5 लाख। और भी हमने यहाँ बनाया था ना ओल्ड और न्यू का मिला के डेप्रिसिएशन, 8 लाख बन रहा था ना ये। यस मैम। तो ये हम 8 लाख यहाँ लिख देंगे और बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा। इस तरह से आप अकाउंट बनाओगे। ठीक है, समझ आ गए? यस मैम। ठीक है। अगर जैसे ये बच्चा बोल रहा था, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें ना ये एंट्री होएगी ना ये होएगी, सीधा उठा के जो उसका 32,50,000 का चौथा हिस्सा, एक ट्रक खराब हुआ है ना, उसका चौथा हिस्सा उठाओ, 8,12,500 का एक अलग अकाउंट बना दो, उसमें डाल दो बाई मशीनरी 8,12,500, और फिर उसमें से जो भी आप बेचोगे और जो आपको मिल रहा है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, या फिर इसी में क्लब कर लो। बात तो एक ही है। जब कैलकुलेशन समझ आ गई तो फिर तो क्लब करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस में जब ट्रक बिकता है ना, या खराब होता है या डिस्ट्रॉय होता है, उसकी जर्नल बना लिया करो, ओके फिर मैम। आसान हो जाएगा एंट्री करना। ठीक है। एनी यस अदर मैम। डाउट? नो मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा। ठीक है बच्चे, अब चलें आगे, फिर नया मॉड्यूल शुरू करना है आज हमने। यस मैम। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस करना है हमने आज। अब इसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है, जो जो ट्रांजैक्शंस हमने सीखनी है। एक है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक है हमारा ज्वाइंट वेंचर। 3 टॉपिक हम सीखेंगे इस मॉड्यूल में। पहले आपको ये याद रखना है हमें क्या क्या सीखना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है।
तो पहला हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारा, ये आपको याद रखना है, 1881। इस एक्ट के अंदर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनका नाम है प्राइमरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हमारे चेकबुक। ये तीन चीजें इसमें बताई गई हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, और इसी में से फिर हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 5 हमें बताता है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। कुछ कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, कुछ अनकंडीशनल। पिंकी, इसको बाहर ले जाओ, जाओ। कुछ कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, कुछ अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं। कंडीशनल ऑर्डर क्या होते हैं कि आपको इसको 2 मिनट बाहर देगा, जाओ ओके ओके करके आओ, जाओ गो। भैया नहीं है घर पे? भैया तो उसकी बॉल कर तो इसमें बेटा वो कहते हैं कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है कि अगर देखो इसका क्या है, राइटिंग ऑर्डर है। पहली बात आपकी ये है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। पहला है ये राइटिंग है। देखो हम एसेंशियल एलिमेंट्स पे आते हैं तो आपको पता चलेगा। देखो एक तो ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल का मतलब है कोई कंडीशन नहीं है, पैसे देने हैं तो देने हैं। साइन कौन करेगा इसके अंदर? मेकर। साइन कौन करेगा? ये सारे एक एक एमसीक्यू बन रहे हैं इसलिए मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ। पहला क्या है, ये राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा अनकंडीशनल होना चाहिए। तीसरा मेकर इसके ऊपर साइन करेगा। जिसमें हम किसी पर्सन को डायरेक्शंस दे रहे हैं टू पे द सर्टन अमाउंट। सर्टन पर्सन होना चाहिए जिसको डायरेक्शंस दी जा रही हैं। और किस लिए डायरेक्शंस है? टू पे द सर्टन सम ऑफ मनी। अमाउंट, मनी भी सर्टन होनी चाहिए। सर्टन का मतलब फिक्स होना चाहिए, किसको पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं। ठीक है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, या तो उसको देने हैं या फिर उसके ऑर्डर पे। जो ये वाला सर्टन पर्सन है ना, इसके ऑर्डर पे हमने किसी और को देने हैं जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा। अब समझो, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी कहानी को समझो, है क्या चीज। किया आपने पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर? यस मैम। यस मैम। क्या समझा उसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज मैम ऐसा होता है मैम, जैसे मतलब एक्सरे मैम वाई को गुड सेल किए, वो मैम कहते हैं वाई ने मैम, वाई ड्रॉर होता है और एक्स ड्रॉर होता है, वाई ड्रॉई होता है। ठीक है, ठीक है। ड्रॉर अब जो मैम, एक्स है, ठीक है, बस वहीं से ही मैं आपकी बात पकड़ रही हूँ। अब वो क्या लिखेगा, जो ड्रॉयर है वो क्या लिखेगा कि आपने मुझे पैसे देने हैं 2 महीने के बाद, इतने पैसे देने हैं। कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू ले चुके हो, सामान तो आप खरीद चुके हो। ठीक है, एक मिनट में इसको बांट दो। कि कोई कंडीशन नहीं है। आपने सर्टन पर्सन कौन है अब यहाँ पर, किसको डायरेक्शन दे रहा है? वाई, एक्स को, कि आपने ये पैसे देने हैं। साइन कौन करेगा? मेकर। और एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉयर। कि आपको इतने पैसे देने हैं या तो मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी और। ठीक है, किसी और कौन है? जो उसका बियरर होगा उस वक्त जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो। तो इस डेफिनेशन को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से याद करना है आपने। ठीक है, क्लियर है?
यस मैम। अब इसकी रीडिंग ले लेना तीनों पॉइंट्स की। जब डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी तो तीनों पॉइंट्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके? पहला, इट मस्ट बी रिटन, ये रिटन होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में, तेलुगु में, पंजाबी में, मलयालम में, कन्नड़ में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, डेट फिक्स होती है इसके अंदर, उसको नहीं आपने छेड़ना है। पार्टीज हमारी तीन होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक ड्रॉयर या उसको हम मेकर भी लिखते हैं, जो लिखता है, ड्राई जो उसे एक्सेप्ट करता है, और पेई जिसको पैसे मिलते हैं। कई बारी ड्रायर को ही पैसे मिलते हैं, वही पेई होता है, लेकिन कई बारी वो कहता है तुम इसको दे दो। मान लो ए ने बी को पैसे देने हैं, बी ने बिल लिखा, वो ड्रायर बन गया, मेकर बन गया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने बाद बी कहते हैं मेरे बिहाफ पे तुम सी को पैसे दे दो, क्योंकि मैंने सी के देने हैं, इसलिए सी पेई बन गया। अगर उसने नहीं देने सी को, या किसी और को नहीं दिलवाने, उसको खुद लेने हैं, तो वो खुद भी ले सकता है। मतलब 2 या 3 पार्टीज हो सकती हैं, इसलिए 3 लिखी गई हैं। साइन कौन करता है? ड्रायर के साइन जरूरी है इसके अंदर, वो साइन करता है लिख के अपने, और फिर पे ड्राई उसको एक्सेप्ट करता है। इट मस्ट बी कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, जो हमने ऊपर पढ़ा था, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ऑर्डर टू पे मस्ट बी डायरेक्ट टू सर्टन पर्सन, किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, ऐसे ऑर्डर्स उसके अंदर होते हैं, पेमेंट के रिगार्डिंग ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर मस्ट बी टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, और मनी भी उसके अंदर फिक्स होती है कि इतनी पेमेंट देनी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। It must be campaigned with proper stamp as per the requirement of law. हाँ, पर उसके ऊपर स्टैंप जरूरी लगी होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तभी बनता है जब उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, आप लोगों को याद करनी, एक डेफिनेशन और एक इसकी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि अभी हमने बोला कि 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉयर या जिसको हम मेकर भी बोलते हैं, वो लिखता है और उसके साइन जरूरी हैं, तो उसके साइन जो हैं वो नेसेसरी हैं। देखो, इस सिग्नेचर इज नेसेसरी, और वही मेकर होता है आपका। अब वो होता कौन है? जो इशू करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने डॉक्यूमेंट दिया। कुछ नहीं है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज पे लिखना है कि तुमने मुझे इतने पैसे देने हैं 2 महीने के बाद, इसको एक्सेप्ट करो, साइन करो, जिसके लिए तुम सामान ऑलरेडी ले चुके हो। अब वो कौन होता है ड्रॉयर? या तो वो क्रेडिटर होता है जिसने आप तो उसने लिख के दे दिया, आपसे एक्सेप्ट करा लिया। जैसे हम एक वो लिखते हैं ना बिल, माँ बाप लिख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस बच्चे को मिलेगी, ये इसको मिलेगी, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर ना लिख के जाए तो फिर बच्चों में झगड़ा होता है कि ये तेरी है, ये मेरी है, तूने ज्यादा ले ली, मैंने ज्यादा ले ली, कम ले ली। तो इसीलिए वो भी झगड़ा खत्म करने के लिए लिख देता है कि मैंने तुझे सामान बेच दिया, तूने इसके लिए मेरे से 2 लाख का सामान ले लिया, 2 महीने के बाद तुम मुझे इसकी पेमेंट करोगे 2 लाख की। इसको आपको दे दिया, आपने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। साइन तो मैं भी करूंगी और एक्सेप्ट करने वाला भी करेगा। तो या तो क्रेडिटर होता है, लिखने वाले 3 लोग हो सकते हैं। क्रेडिटर, सेलर जिसको हम बोलते हैं, जिसने सामान बेचा, उसको कोई भी नाम दे सकते हो, क्रेडिटर, लेंडर या सेलर। लेंडर कौन होता है? जिसने कुछ दिया है, चाहे वो लोन दिया है, चाहे वो सामान दिया है। लेंडर तो वो है जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है। ड्राई वो होता है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, टू विच द ऑर्डर टू पे, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। वो डेटर भी हो सकता है, लैंडी लेंडर का अपोजिट, और सेलर का अपोजिट परचेजर हो सकता है। वो एक्सेप्टर होता है, वो एक्सेप्ट करता है और रिटर्न एक्सेप्टेंस देता है उसके ऊपर, और फिर रिटर्न कर देता है ड्रायर को। पे, इसको हम बेनिफिशियरी भी बोलते हैं, वो पार्टी होती है जिसको पेमेंट मिलती है, ठीक है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट पेबल होती है।
वो ड्रायर खुद भी हो सकता है, या तो वो खुद लेगा पैसे, मैंने आपसे लेने हैं 2 लाख, मैंने साइन करा लिए, मुझे लेने हैं। लेकिन हो सकता है कि मैंने वो साइन इसलिए कराए हो क्योंकि मुझे किसी और को पैसे देने हैं, वो मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा कि मैं 2 महीने बाद 2 लाख दे दूंगी, तो मैंने आपसे बिल साइन करवा के उसको एंडोर्स कर दिया, उसको एक प्रूफ दे दिया कि देखो मैंने फलां फलां बंदे से 2 लाख लेने हैं 2 महीने बाद, वो मुझे जैसे ही देगा मैं आपको दे दूंगी, और फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये बिल मैं एंडोर्स कर देती हूँ, आप रख लो, आप ही उससे 2 लाख ले लेना। तो वो थर्ड पार्टी होगी जिसको हम पेई बोलेंगे। ये बात समझ आ गई? यस मैम। गुड। आगे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा मुझे ये फील नहीं आना चाहिए कि 1 या 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं क्लास में, आप सबको अटेंटिव होना जरूरी है। आप सबने सीएम में करनी है कि नहीं करनी? बीच में कुछ बच्चे तो लगता है कि अब 8:30 तो होने वाली है, चलो जी स्किप करो, खाना खा लो जाके। 20 में से 17 बच्चे रह जाते हैं, 1-2 वैसे नहीं आते, जो आधे वैसे मुझे लगता है पता नहीं फोन करके सुनते भी हैं या नहीं सुनते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। बेटा हम लोग चाहते हैं कि आप सब कुछ बनो, कुछ करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जिंदगी में अच्छी कमाई करो। अभी फिर कोई स्किप कर गया बात सुनते सुनते। क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? डॉक्यूमेंट्री बिल होता है, डिमांड बिल होता है, यूजेंस बिल, इनलैंड बिल, क्लीन बिल, फॉरेन बिल, एकोमोडेशन बिल। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, ट्रेड बिल एंड सप्लाई बिल। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये थ्योरी का क्वेश्चन एक और बनता है आपका। डॉक्यूमेंट्री बिल में एक ये सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट्री नाम है, इसके साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये जेन्युइन है। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? हमारा इनवॉइस हो सकता है, सेल परचेज वाला इनवॉइस, जो हमने अगर सेल परचेज किया जिसके अगेंस्ट हम बिल लिख रहे हैं, उसका इनवॉइस साथ लगा दो, तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया कि हाँ आपने सच में सामान बेचा है और पैसे लेने हैं आपने इससे। दूसरा है डिमांड बिल। दिस बिल इज पेबल व्हेन इट डिमांडेड। ये तब पे होता है जब डिमांड की जाती है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई फिक्स डेट नहीं होती, क्योंकि व्हेन डिमांडेड है ना, इस पे फिक्स डेट ऑफ पेमेंट नहीं है। वो कहता है कि जब मेरे को चाहिए होंगे मैं तुम्हारे से ले लूंगा, बस लिख के दे दो मेरे को। ऐसा कब होता है? कभी आपने देखा है? कभी हम कई बार ऐसा होता है, आप दुकानदार के पास सामान वापस देने जाते हो और वो कहता है कि पैसे तो वापस नहीं दूंगा, सामान ले लूंगा, पैसे लिख के ले जाओ, अगली बार सामान लेने आओगे तो एडजस्ट कर दूंगा। होता है ऐसा? यस मैम, यस। तो वो यही होता यस है ना, मैम। एज एंड व्हेन डिमांडेड, जब हमें जरूरत होगी हम अगला सामान ले लेंगे, तब तक वो हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है। तो यहाँ भी वही चीज है कि हमने बिल पे डेट नहीं फिक्स करी कि इतनी डेट को देनी है, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगा। यूजेंस बिल, इट इज टाइम बाउंड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड टाइम। यहाँ यूजेंस बिल आ रहा है, इसमें टाइम भी फिक्स है, उस टाइम के बीच में आप कभी भी पेमेंट दे सकते हैं। इनलैंड बिल क्या है? जो एक ही कंट्री के अंदर है, मतलब बायर भी उसी कंट्री का है, सेलर भी उसी कंट्री का है, ठीक है, उसको इनलैंड बिल बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट ऑपोजिट होता है फॉरेन बिल, जिसमें एक पार्टी इंडिया की है, दूसरी पार्टी किसी फॉरेन कंट्री की है, वेदर वो बायर है चाहे वो सेलर है, कुछ भी है। और इसको एक्सपोर्ट बिल या इंपोर्ट बिल बोल सकते हैं। अगर बायर इंडिया का है तो वो इंपोर्ट बिल हो गया, और सेलर है तो वो एक्सपोर्ट बिल हो गया। नेक्स्ट है क्लीन बिल। दिस बिल डज नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था ना, उसका अपोजिट हो गया, उसमें हमने डॉक्यूमेंट लगाया था सेल परचेज का, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सो द इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली हायर देन अदर बिल्स। तो इस पे इंटरेस्ट लगता है क्लीन बिल के ऊपर, और बाकियों से ज्यादा होता है। अगर हम टाइम पे नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? इसको हम स्पॉन्सर्ड बिल भी बोलते हैं। इसमें स्पॉन्सर्ड होता है, ड्रॉन एक्सेप्ट विदाउट एनी कंडीशन इज नोन एज अकोमोडेशन बिल।
यहाँ पर हमने कोई सेल परचेज नहीं की है, मेरे को भी पैसे चाहिए, तुम्हें भी पैसे चाहिए। बैंक बैंक लोन नहीं दे रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर बिल लिखेंगे, एक जना लिखेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हुआ, दोनों की गारंटी हो गई। अब हम वो चीज बैंक को दिखा देंगे, बैंक हमें लोन दे देगा, क्योंकि दोनों की गारंटी है, दोनों को पकड़ेगा बैंक जब पैसे नहीं मिलेंगे तो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या है? दिस काइंड इज बिल इज स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रेड, जो सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, सेल परचेज वाले बिल ही कह सकते हैं हम इसको। सप्लाई बिल, दिस बिल इज विथड्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज सप्लाई बिल। और अगर बिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो फिर हम उसको सप्लाई बिल बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस है ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल में। ट्रेड बिल जो है वो सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन के बेस पे होता है, जबकि ये हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई सेल परचेज नहीं हो रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, हम सामने वाले को पैसे चाहिए, हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नहीं देगा तो हम दे देंगे, गारंटी दे रहे हैं एक तरह की। तो अकोमोडेशन बिल हेल्प के लिए होता है। इसमें डेफिनेट कंसिडरेशन होती है फॉर द बिल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप सामान बेच चुके हो, वो ले चुके हैं, कंसिडरेशन है। यहाँ कोई हमने सेल परचेज नहीं की, तो विदाउट कंसिडरेशन इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये आपको याद रखने हैं। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, ट्रेड बिल आर फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन, ये एक तरह से हम उधार को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्रेडिट एक्सटेंशन जिसको हम बोलेंगे। इसमें कोई क्रेडिट एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि हेल्प के लिए बना रहे हैं, हमने तो उधार लेना ही नहीं है ना देना है एक दूसरे से, तो फिर एक्सटेंशन का तो मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर प्रोसीड्स क्या है? दीज व्हेन ट्रेड बिल्स आर डिस्काउंटेड द प्रोसीड्स रिमेन विद द होल्डर। डिस्काउंट जब हम बैंक से करा लेते हैं तो जो भी पैसा होता है उससे बैंक से हमें मिलता है, वो पैसा उसी के पास जाता है जिसके पास वो बिल का होल्डर है, जिसने बिल लिखा है, जो ड्रायर है या फिर पेई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिल डिस्काउंट कराते हो तो उससे जो पैसे मिलते हैं बैंक से, वो दोनों पार्टीज में बांटे जाते हैं, उनकी आपस में एग्रीमेंट होती है कि इतने इतने रेशो में हम पैसे ले लेंगे। यहाँ पर अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो अमाउंट जो है कोर्ट से इजीली रिकवर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है सूट फाइल करना अगेंस्ट द ट्राई, क्योंकि दोनों ने तो फिर एक तरह से एक दूसरे की हेल्प ही की है, बैंक को तो लूटा ही है, तो वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना ही करो आज आप, बाकी हम कल करें, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ओके बाय, गुड नाइट। यस मैम। गुड नाइट मैम। मैम